Assalamualaikum, my dear students. Today our topic is how was indigo cultivated. It's chapter number 3 of your history book, Roaming the Countryside. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से इंडिगो जो है उसकी डिमांड बढ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में, किस तरह से इंडिया जो है यहाँ से अब सप्लाई करने लगा इंडिगो और इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, इसके प्राइसेस भी हाई थे। लेकिन इंडिगो जो है लेस अमाउंट में यहाँ से प्रोड्यूस होता था। तो किस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे इंग्लिशमैन या स्कॉटिशमैन जो है वो अपनी कंट्री से आके इंडिया में जो है वो यहाँ पे रहने लगे एंड दे बिकेम द प्लांटर्स, और किस तरह से उन्होंने अपना पैसा जो है इस बिज़नेस में लगाया इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। किस तरह से वो इंडिगो का ट्रेड करने लगा क्योंकि इससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता था। तो इस तरह से आज हम देखेंगे कि इंडिगो जो है किस तरह से इंडिगो को कल्टीवेट किया जाता था। तो इंडिगो जो है किस लैंड पे कल्टीवेट किया जाता था, तो कैसे कल्टीवेट किया जाता था। बेसिकली देयर आर 2 सिस्टम्स। इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए 2 सिस्टम्स थे। वन मैन सिस्टम जिसको हम बोलेंगे निच कल्टीवेशन, या दूसरा जो है दैट इज़ रॉयल्टी सिस्टम और रॉयल्टी कल्टीवेशन। तो आप यही याद रखेंगे, इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए 2 सिस्टम होते थे जो ये इन्होंने प्रोड्यूस किए थे इंग्लिश पीपल ने। एक जो था वो नीज था, दूसरा जो था रॉयल्टी था। पहले हम देखेंगे नीज कल्टीवेशन जो है वो क्या है, तो किस तरह से इस पे जो है इंडिगो प्लांटेशन होती थी। तो नीज कल्टीवेशन बेसिकली द प्लांटर्स प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड्स दैट आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड। ये नीच कल्टीवेशन वो कल्टीवेशन है जो प्लांटर्स जो इंग्लिशमैन थे ये उस लैंड पे पीस ऑफ लैंड जो होता था जिनको ये डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, जो इनके हाथ में था, जो इनके कंट्रोल में था, उस ज़मीन पे इस नीच की कल्टीवेशन करते थे। ये याद रखेंगे आप, the planters produced indigo in the land that he directly controlled, जिस पे इनका डायरेक्टली कंट्रोल हो। तो ये क्या करते थे, जब डायरेक्टली कंट्रोल होगा, खुद तो ये कल्टीवेशन नहीं करते थे, तो ये क्या करते, इनका अपना लैंड तो था नहीं क्योंकि लैंड जो था ये इंडियन लैंड जो था ये इंडिया का था। तो इस तरह से दे आइदर ब्रॉट द लैंड और रेंटेड इट फ्राम द अदर ज़मींदार, जो यहाँ के लोकल ज़मींदार थे उनसे ये ज़मीन लेते थे, उनको रेंट पे ज़मीन लेते थे, उनको पैसे देते थे इसके लिए, इस ज़मीन के लिए। तो इस पे फिर ये प्रोड्यूस करते थे इंडिगो, लेकिन डायरेक्टली एम्प्लॉइंग द लेबर्स। तो इस पे डायरेक्टली ये लेबर जो है, मज़दूर जो है इस पे काम करते थे। ये लेबर्स को हायर करते थे, लेबर्स को ख़रीदते थे, हायर करते थे, और फिर उन लेबर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी कि आपको इस ज़मीन पे सिर्फ इंडिगो कल्टीवेट करना है और कुछ नहीं। लेकिन इंडिया में अपना भी जो सिस्टम था कल्टीवेशन का, जैसे राइस था, मेन स्टेपल फूड होता था राइस, तो ये राइस कल्टीवेशन ज़्यादातर करते थे। लेकिन एट लीस्ट इनको ये कहा गया एट लीस्ट 25% ऑफ लैंड जो है वो होना चाहिए किस कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तो इस तरह से ये डायरेक्टली जो कंट्रोल लैंड जिसको करते डायरेक्टली कंट्रोल, और उसके बाद ये रेंट पे ये लैंड लेते थे बड़े बड़े ज़मींदार से, और ये फिर हायर करते थे लेबर्स अंडर द नीच सिस्टम। समझ आया? फिर से एक बार बोलूँगी, नीच सिस्टम वो सिस्टम है, वो कल्टीवेशन का सिस्टम है जहाँ पे प्लांटर्स डायरेक्टली जो है इस लैंड को कंट्रोल, जिस लैंड को कंट्रोल डायरेक्टली करते थे उसी पे ये इंडिगो जो है कल्टीवेशन उसकी करते थे। दे आइदर ब्रॉट द लैंड ऑन और रेंटेड इट फ्राम द अदर ज़मींदार, जो बाकी ज़मींदार होते थे इंडिया के, उनसे ये लैंड जो है रेंट पे ख़रीदते थे, उनको किराया देते थे इसका बाज़ाब्ता, एंड दे प्रोड्यूस्ड इंडिगो डायरेक्टली एम्प्लॉइंग द हायर लेबर्स। और इस पे मज़दूर जो है वो हायर करते थे, वो मज़दूर जो लेते थे उनको मज़दूरी देते थे, तो और उनको कहते थे कि इस ज़मीन पे जो है आपको सिर्फ इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है। इन लेबर्स के पास या ज़मींदार के पास बहुत सारी लैंड जो होती थी अपनी, तो वो इनको कहा गया कि लगभग 25% लैंड जो है इस पे आपको सिर्फ नीच कल्टीवेशन करनी है। तो इस तरह से आप दूसरा जो है उसको बोलते हैं रॉयल्टी सिस्टम। रॉयल्टी सिस्टम जो है, रॉयल्टी सिस्टम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम था कल्टीवेशन का, वेयर द प्लांटर्स फोर्स्ड टू रॉयल्टर्स टू वर्क
अंडर द एग्रीमेंट। यहाँ पे कहा जाता था इनको कि एक एग्रीमेंट साइन करते थे बड़े बड़े ज़मींदार इनके साथ। उन जब वो साइन करते थे एक एग्रीमेंट या जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो साइन करते थे, तो उनको कहा जाता था कि इस ज़मीन पे सिर्फ जी आपको क्या करना है, इस ज़मीन पे आपको इंडिगो की कल्टिवेशन करनी है। तो यहाँ पे एक जैसे मैंने बोला 25% ऑफ लैंड जो है उस पर सिर्फ इंडिगो की कल्टिवेशन होनी चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे, डिफरेंस आएगी आप डिफरेंस बिटवीन निच कल्टिवेशन और रॉयल्टी कल्टिवेशन। निच कल्टिवेशन जो है ये आप सीधे लिखोगे इन दिस सिस्टम निच कल्टिवेशन जो है द प्लांटर्स प्रोड्यूसर इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जिस पे वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं उस लैंड पे निच कल्टिवेशन करते थे। और अंडर रॉयल्टी सिस्टम इट इज़ वाज द कंट्रैक्ट बेस्ड सिस्टम, इट वाज एग्रीमेंट, ये एक एग्रीमेंट था। इट वाज एग्रीमेंट विद द ज़मींदार और बिग लैंड लॉर्ड्स, उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया जाता था। तो उस एग्रीमेंट के तहत जो है ये प्लांटर्स जो है ये दे फोर्स द रॉयट्स को फोर्स करते थे, या ज़मींदार आप कहिए या रॉयट्स कहिए, कल्टिवेट्स को फोर्स करते थे एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए कि आपको सिर्फ इस ज़मीन पे लगभग 25% ज़मीन पे सिर्फ इंडिगो की कल्टिवेशन करनी है। तो लैंड जो होती है आप देखते हो, लैंड जो होती है रॉयट्स की होती थी या पीजेंट्स की होती थी। काम भी जो है पीजेंट करते थे इस पे, जिनको हम कल्टिवेटर्स भी कह सकते हैं। लैंड होती थी पीजेंट्स की, ज़मींदार्स की या पीजेंट्स या रॉयट्स की। तो कल्टिवेशन भी वही करते थे, मेहनत भी उसको वही करते थे। अब उस पर कैपिटल जो होता था, जो फ़ायदा होता था वो प्लांटर्स को होता था। प्लांटर्स एक सिस्टम करते थे, या इनको जब पैसे की ज़रूरत होती वो इनको लोन प्रोवाइड करते थे, और लोन के साथ साथ वो इनको जो ड्रिलिंग का काम होता था, ये सीड्स होते थे या फर्टिलाइज़र्स होते थे, खादें होती थी, या इसके लिए जो भी टूल्स होते थे इस्तेमाल करने के लिए, तो वो जो है वो ये प्लांटर्स प्रोवाइड करते थे। और उसके बाद मेहनत सारी करते थे पीजेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो होता था वो होता था किसका, प्लांटर्स का। तो इस तरह से आपने देखा कि निच कल्टिवेशन या हम कहेंगे रॉयल्टी कल्टिवेशन किसको कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द प्रॉब्लम्स विद निच कल्टिवेशन। हम देखेंगे प्रॉब्लम्स जो है निच कल्टिवेशन के साथ क्या प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्लांटर्स थे, इन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि किस तरह हम इतने, क्योंकि मैंने आपको कहा डिमांड जो थी इसकी इंडिगो की वो बहुत ज़्यादा थी फॉरेन कंट्रीज़ में। अब प्लांटर्स को लगा एरिया जो है ये बहुत कम है जिस पे हम निच कल्टिवेशन करते हैं, तो हमें एरिया जो है वो एक्सपैंड करना है। निच कल्टिवेशन के अंडर हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ इंडिगो की कल्टिवेशन करें। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी बताया इंडिगो जो है ये उस ज़मीन पे कल्टिवेट किया जाता था जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता था। और फर्टाइल लैंड्स जो होते थे इंडिया में, तो उस ज़मीन पे यहाँ जो इंडियन कल्टिवेटर्स थे वो राइस प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि इंडिया जो है एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। तो इतनी सारी पॉपुलेशन को पेट भरने के लिए जो मेन स्टेपल फूड था वो राइस था। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे जो कल्टिवेटेड होती थी वो राइस की होती थी, और इस तरह से स्मॉल प्लॉट्स जो होते थे वो बचे रहते थे। तो इन स्मॉल प्लॉट्स पे इन्होंने कहा कि निच कल्टिवेशन जो है वो बहुत कम है, इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा लैंड्स चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, these planters needed large areas in compact blocks to cultivate indigo in plantations। तो इन्होंने कहा हमें लार्ज ज़्यादा से ज़्यादा एरिया चाहिए जिस पे ये निच कल्टिवेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या, अब ये सवाल ये उठता है ये ज़मीन जो है ये कहाँ से लाए, ज़मीन कहीं से हम ख़रीद नहीं सकते, दूसरी जगह से तो ये हिंदुस्तान लाएंगे। तो ये एक मसला बन गया कि कहाँ से ये लैंड लाएंगे। दे अटेम्प्ट टू लीज द लैंड्स। अब इन्होंने लीज पे लैंड्स लेना स्टार्ट किया, रेंट पे लैंड्स लेना स्टार्ट किया। इन्हीं रॉयट्स, इन्हीं ज़मींदार से, इन्हीं पीजेंट्स थे जो इन फैक्ट्रीज़ के आसपास, जो इन्होंने फैक्ट्रीज़ बनाई थी, इंडिगो फैक्ट्री बनाई थी, उनके आसपास जितनी भी लैंड थी वहाँ पे इन्होंने इन पीजेंट्स को कहा कि टू वेकेट दिस लैंड, इस ज़मीन को आप खाली करो, यहाँ से आप यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो पीजेंट्स को इस तरह से इन्होंने एविक्ट किया इस एरिया से, उनको वहाँ से जाने के लिए कहा, वो ज़मीन खाली करने के लिए कहा, और वो ज़मीन इन्होंने लीज पे ली, किस्म की रेंट पे ली। तो इस तरह से
हमेशा क्या होता था, देयर राइजेज ए कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज पीजेंट्स, बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड दीज प्लांटेशंस प्लांटर्स सॉरी इन दीज प्लांटर्स और इनके बीच, इंग्लिश पीपल और कल्टिवेटर्स के बीच इस वजह से जो है हमेशा टेंशन होती थी और इनके बीच जो है हमेशा लड़ाइयाँ होती थी, कन्फ्लिक्ट्स होती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन थी। तो ये कहाँ जाते, तो इट वाज नॉट ईजी टू मोबिलाइज दीज लेबर्स। एक ये था कि इन लेबरर्स को ये किस तरह से मूव करते, मोबिलाइज करते एक जगह से दूसरी जगह, ये पॉसिबल नहीं था। दूसरी बात ये थी, अगर ये इनको वहाँ से जाने के लिए कहते, वैकेट करने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा, लेकिन इस निज कल्टिवेशन के लिए इनको बहुत सारे मज़दूर चाहिए थे, फैक्ट्री चलाने के लिए इनको बहुत सारे मज़दूर चाहिए थे। अब ये फॉरेन कंट्री यूएसए से, अमेरिका से तो ये सारे मज़दूर नहीं लाते लेबर, यहाँ पे इनको चीप लेबर्स मिलते थे सस्ते दामों पे। तो अब इन्होंने कहा अगर हम इनके साथ हमेशा कन्फ्लिक्ट करेंगे तो ये इम्पॉसिबल है कि किस तरह से हम यहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं इनको चलाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा हमें इन फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत है, बहुत सारे लेबर्स की ज़रूरत है। तो वो भी हमें सस्ते दामों पे यहाँ मिलते थे। तो अब ये वो वक्त है कि हम पीजेंट्स को यूजुअली ये रखेंगे, अपने हाथ में रखेंगे, ये नहीं करेंगे कि इनके साथ हम कोई टेंशन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से अब ये जो यहाँ के कल्टिवेटर्स थे, जब कन्फ्लिक्ट्स उठी, नाउ दे वर बिजी विद दियर राइस कल्टिवेशन, उन्होंने अपना राइस कल्टिवेशन का काम जो है वो फिर से स्टार्ट किया। उन्होंने ये कल्टिवेशन, इंडिगो कल्टिवेशन छोड़ के राइस, अब अंग्रेज़ जो थे, इंग्लिश पीपल जो थे, ये मजबूर हो गए, क्योंकि इन्होंने कहा अगर ये सब राइस कल्टिवेशन करेंगे, सारे मज़दूर राइस कल्टिवेशन करेंगे, तो हमें जो लैंड जो है टिल करना है, ज़मीन को जो है खोदना है, ज़मीन को जो है हल जोतना है इस पर, तो ये कहाँ से हम लाएंगे। तो ये क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि हम ट्रैक्टर्स यूज़ करते, तो इस तरह से ज़मीन को जोतते थे, उस पर हल चलाते थे। तो हल जो थे वो इन्हीं के पास थे, और बुल्स जो थे इन्हीं के पास थे, पीजेंट्स के पास। लेकिन अब पीजेंट जो थे दे वर बिजी इन राइस कल्टिवेशन, उनके जो ये बेल वगैरह थे वो उसमें बिजी थे। तो इस तरह से इन्होंने कहा हम कहाँ से ये चीज़ें लाएंगे, अगर हमें ये कल्टिवेशन करनी है, इंडिगो कल्टिवेशन, इसके लिए भी हमें ज़मीन को पहले खोदना है। तो हम इतने सारे ज़मीन को किस तरह से खोदेंगे, तो कहाँ से हम ये लाएंगे, कहाँ से हम ये बुल्स लाएंगे, कहाँ से हम ये बैल या पुलाव जिसको हम बोलते हैं वो करेंगे, क्योंकि वो जो बिज़ी है, दे वर बिज़ी इन राइस फील्ड्स। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई इंडिगो प्लांटर्स के लिए, क्योंकि उनको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ चाहिए थी। Till 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. तो 19th century में planters जो है उन्होंने एरिया एक्सपैंड किया niche cultivation के थ्रू। तो उन्होंने कहा कि लेस देन 25% जो मैंने आपका कहा है लैंड वॉज प्रोड्यूसड इंडिगो अंडर दिस सिस्टम। तो रेस्ट जो है अल्टरनेटिव मोड होगी कल्टिवेशन, रॉयल्टी सिस्टम, आधे पे रॉयल्टी सिस्टम होगा, आधे पे अब नीच सिस्टम होगा। तो ये जो मसला था इनके साथ था। So I think it is enough for today. So thank you.